हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आज हम पढ़ेंगे ECF के बारे में एंड ICF के बारे में, दैट मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द बॉडी फ्लूइड्स देयर आर वेरियस इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारे जो बॉडी फ्लूइड है, जो कंप्लीट बॉडी फ्लूइड है, उसमें हम कह सकते हैं हमारे जितने भी GIT फ्लूइड्स हैं जो हेल्प करते हैं हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, या फिर हम सिस्टमिक सर्कुलेशन ब्लड से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट हैं उनको अगर हम इंक्लूड करें तो हमारे बॉडी में अवेलेबल जितने भी टाइप के फ्लूइड्स होते हैं तो वेरियस इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड वो इंक्लूड करते हैं। उनमें डिफरेंट काइंड ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनमें अवेलेबल होते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ दीज इन द वेरियस कंपार्टमेंट हैज बी बैलेंस्ड इन सच ए वे दैट द बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज आर हैविंग सेम एनवायरनमेंट। तो इनकी जो कंसंट्रेशन है वो भी डिफरेंट कंपार्टमेंट, बॉडी के डिफरेंट कंपार्टमेंट में, जैसे GIT ट्रैक अलग है या फिर अदर कंपार्टमेंट अलग है, अलग ऑर्गन्स में, ब्रेन में, तो जितने भी हमारे कंपार्टमेंट्स हैं बॉडी के उनमें जो अवेलेबल ये फ्लूइड होता है उसकी आप कह सकते हो कंसंट्रेशन इस तरीके से मेंटेन की जाती है, इस तरीके से मेंटेन होती है कि जितने भी बॉडी की सेल्स और टिश्यूज हैं उनको सेम एनवायरनमेंट मिल सके। इस तरह से वो बॉडी फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन जो है वो मेंटेन होती है। आगे क्या है, इन द बॉडी वेरियस रेगुलेटरी मैकेनिज्म आर ऑपरेटिव विच आर एबल टू control the ionic balance, osmotic balance and pH, which in turn are able to maintain the concentration of solutes in various body fluids। हमारी बॉडी में वेरियस डिफरेंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है वो ऑपरेट किए जाते हैं। रेगुलेटरी मैकेनिज्म का मतलब है जो रेगुलेट करती हैं। अगर इन केस हमारी कोई भी इम्बैलेंस होता है हमारी बॉडी फ्लूइड में, या फिर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर बॉडी फ्लूइड्स, उसमें कोई इम्प्रॉपर तरीके से इम्बैलेंस होता है तो बहुत सारी रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है हमारी बॉडी में अवेलेबल होती हैं जो उस चीज़ को मेंटेन करती हैं, वो उस चीज़ को बैलेंस करती हैं। मैकेनिज्म आर ऑपरेटिव विच आर एबल टू कंट्रोल द आयोनिक बैलेंस, जो क्या होती है आयन, उनका जो आयोनिक बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है, उसको कंट्रोल करती है। जैसे ऑस्मोटिक बैलेंस एंड pH विच इन टर्न एबल टू, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल नहीं, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर है, pH है, ये एबल होते हैं मेंटेन करने के लिए कंसंट्रेशन किसकी, सॉल्यूट की डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स में, कंसंट्रेशन किसके, सॉल्यूट के डिफरेंट बॉडी फ्लूइड। अब यहाँ पे सॉल्यूट किसको बोला गया है, यहाँ पे सॉल्यूट बोला गया है आयंस को, बिकॉज हमारी बॉडी फ्लूइड्स एक्ट करेंगे एज ए सॉल्वेंट और उसमें जो प्रेजेंट जो आयंस हैं, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, दे विल एक्ट एज ए सॉल्यूट, और इस तरह से सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन हम सॉल्यूशन कहेंगे या बॉडी फ्लूइड कहेंगे। तो pH और ऑस्मोटिक बैलेंस जो है वो मेंटेन करते हैं कंसंट्रेशन किसकी, सॉल्यूट की डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, इन अ हेल्दी पर्सन द इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन इज मेंटेन कांस्टेंट इन द बॉडी फ्लूइड्स। एक हेल्दी पर्सन में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो आयनिक बैलेंस होता है, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो मेंटेन रहती है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है स्टेबल, ना ज़्यादा ना कम, वो स्टेबल रहेगी एक हेल्दी पर्सन में, वो ज़्यादा कम नहीं होती है। जो आयंस हैं वो बैलेंस फॉर्म में होते हैं, वो कांस्टेंट स्थिर तरीके से आप कह सकते हो वो होती है हेल्दी पर्सन में, हमारे बॉडी फ्लूइड में, राइट। If a person undergoes surgery or remains ill or remains under undesirable condition for a long time, the body cannot maintain or correct the electrolyte balance, then it is done by external and administration which is termed as replacement therapy। Healthy person में जो balance है वो constant रहेगा, maintain रहेगा, लेकिन in case अगर वो पर्टिकुलर पर्सन किसी भी ऐसे सिचुएशन से सर्वाइव करता है तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए इल है, बीमार है, या फिर क्या है उसकी कोई सर्जरी हुई है, जिसमें उसने लॉस किया है अपना प्लाज्मा, ब्लड, ये सब चीज़ें उसने लॉस की हैं, या फिर वो इल है, मे बी वो डायरिया है, या फिर आप कह सकते हो ऐसी कोई कंडीशन में वो बीमार है बहुत एक लंबे टाइम के लिए जिसमें उसका वाटर लॉस हुआ है, या फिर एक्सीडेंटल केस है, कोई एक्सीडेंटल केस में ब्लड बाहर ज़्यादा एक्सक्रीट आउट हो जाता है, तो
उस केसेस में क्या होता है, बॉडी एबल नहीं होती है। हेल्दी पर्सन में बॉडी एबल होगी मेंटेन करने के लिए ऑटोमेटिकली, लेकिन इन सर्जरी के केसेस में बीमार है पेशेंट या फिर कोई भी एक्सीडेंटल केस है, उस केस में बॉडी एबल नहीं होती है उस फिजियोकेमिकल आप कह सकते हो या फिर आयनिक बैलेंस को, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बॉडी फ्लूइड्स में। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम उसको एक्सटर्नल तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं। सपोज दैट वाटर लॉस हुआ है तो वी विल ट्राई टू overcome or we will try to balance the electrolyte balance in the body। उस पर्टिकुलर बॉडी में हम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल थेरेपी उसको प्रोवाइड करेंगे, एक्सटर्नली उसको एडमिनिस्ट्रेशन कराएंगे उन आयनिक कंपाउंड्स का या वाटर का। तो उस टाइप की जो थेरेपी है उसको बोलते हैं हम रिप्लेसमेंट थेरेपी। रिप्लेसमेंट थेरेपी जब पेशेंट बीमार है या फिर एक्सीडेंट हुआ है और उसका बॉडी एबल नहीं है आयनिक बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, या फिर एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट लूज हो गए हैं बॉडी से, तो हम एक्सटर्नल तरीके से बाहर से एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं उसकी बॉडी में, और उस थेरेपी को हम क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट थेरेपी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिप्लेसमेंट थेरेपी। इट मे कम इन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 या 5 नंबरी क्वेश्चन में इसका डेफिनेशन पूछा जा सकता है। In this type of therapy, various combination of products such as electrolytes, acid and bases, carbohydrates, proteins, amino acids and blood products are given to the patient as per their need। अब इस तरह की थेरेपीज में क्या क्या जो कंपोनेंट्स हैं वो बाहर से एडमिनिस्ट्रेशन कराए जाते हैं पेशेंट को। दे इंक्लूड करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट है, एसिड और बेसिस हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हम एडमिनिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अमीनो एसिड, ब्लड प्रोडक्ट्स रिलेटेड प्लाज्मा है, WBCs है, RBCs है प्लाज्मा के केस में। तो ये सब चीज़ें जो है प्रोटीन, अमीनो एसिड, ब्लड प्रोडक्ट्स, प्लेटलेट्स, और इन द केस ऑफ डेंगू प्लेटलेट जो है काउंट कम होता है तो हम प्लेटलेट बाहर से एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं पेशेंट को ताकि वो डेंगू से सर्वाइव कर पाए। तो इस तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ हैं, उनके अकॉर्डिंग यानी कि पेशेंट को किस टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड की नीड है उसके अकॉर्डिंग हम एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं बाहर से। बाय द रिप्लेसमेंट थेरेपी आर गिवन टू द पेशेंट एज पर देयर नीड। तो ये इसी में यही मेंशन है। आगे क्या है, द इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स हैव बीन डिफरेंट इन वेरियस बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट। जो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन है बॉडी फ्लूइड की वो डिफरेंट है डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट में। अब डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन डिफरेंट है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, यू कैन से कौन से टाइप के फ्लूइड्स होते हैं, एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। So first we will go with intracellular fluid that will known as ICF, intracellular fluid, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ICF, इंटरसेलुलर फ्लूइड। एज द नेम इंडिकेट, जो सेल के अंदर जो अवेलेबल फ्लूइड होता है, जैसे कि अगर हम बात करें एक सिंपल सेल की, तो जो साइटोप्लाज्म होता है, जो फ्लूइड होता है सेल के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे इंटरसेलुलर फ्लूइड, जो मेंटेन करके रखता है उस पर्टिकुलर सेल की शेप को मेंटेन करके रखता है, उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखता है, और जो अदर जो ऑर्गन्स हैं, अदर जो पार्ट्स हैं सेल को, उनको आप कह सकते हो एक प्रॉपर कंसंट्रेशन में रखता है, प्रॉपर एनवायरनमेंट में रखता है। तो इनसाइड सेल जो अवेलेबल फ्लूइड है दैट विल बी नोन एज इंट्रासेलुलर फ्लूइड, राइट। दिस इज द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, राइट। एग्जाम्पल यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, इट कंटेन 45 to 50% ऑफ बॉडी वेट, यानी कि एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग का जितना भी बॉडी वेट होता है उसका 45 से 50% जो बॉडी वेट होता है वो यही फ्लूइड इंक्लूड करता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। उसमें से 45 to 50% बॉडी वेट अगर हम रिड्यूस करें या फिर काउंट करें एक हेल्दी पर्सन का, तो उतना बॉडी वेट ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंटेन करता है। आगे क्या है, एंड इट्स वॉल्यूम इज 30 ml, लगभग एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में इसका वॉल्यूम जो होता है वो 30 लीटर होता है, सॉरी 30 ml नहीं, 30 लीटर के अप्रॉक्सीमेटली होता है। सेकेंड है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो जो बेसिकली दो सेल्स हैं उनके बीच में पाए जाने वाला जो फ्लूइड है दैट विल बी नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और ये कंटेन करता है बॉडी वेट 12 से 15%, और उसका वॉल्यूम जो अवेलेबल होता है बॉडी में वो लगभग होता है 10 लीटर के आसपास। तो अगर दो सेल्स हैं तो उनके बीच में पाए जाने वाला जो फ्लूइड है, सो दैट कि वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट ना कर पाएँ, आराम से फ्लोट कर पाएँ, अच्छे कंसंट्रेशन में रहें, हमारी सेल डैमेज ना हो, इट विल नॉट कॉज डिजीज लाइक कैंसर एंड अदर टाइप ऑफ डिजीजेज। तो उसके लिए एक बॉडी फ्लूइड मेंटेन किया जाता है, बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन मेंटेन की जाती है, तो वो
इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहलाता है। ओके, थर्ड है प्लाज्मा और वेसिकुलर फ्लूइड। ये क्या होता है? दिस इज द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट विद इन द ब्लड वेसिकुलर सिस्टम दैट कंटेन 4 to 5% ऑफ बॉडी वेट एंड वॉल्यूम इज 3 to 5 लीटर। अब लास्ट जो आप कह सकते हो प्लाज्मा और वेसिकुलर फ्लूइड, ये फ्लूइड वो होता है जो प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड वेसिकुलर सिस्टम में, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ब्लड से रिलेटेड ब्लड वेसिकुलर सिस्टम में जो ये प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा या फिर वेसिकुलर फ्लूइड। ये कंटेन करता है 4 से 5% बॉडी वेट एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग का, और 3 से 5 लीटर ये फ्लूइड बॉडी में अवेलेबल होता है। तो ये बात हो गई एक बेसिक इंट्रोडक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स आर देयर अवेलेबल इन द बॉडी। Right now we are moving to the next paragraph of this slide. The fluid present in the interstitial and vesicular compartments are referred to collectively as ECF. अब यहाँ पे मैंने ऊपर हेडिंग लिखी है ECF and ICF. ICF की हमने यहाँ बात कर ली, लेकिन जो रिमेनिंग जो दो पार्ट्स हैं दैट इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड प्लाज्मा वेसिकुलर फ्लूइड, तो इसको कॉम्बिनेशन में हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, बिकॉज दीज आर अवेलेबल आउटसाइड द सेल नॉट इनसाइड द सेल। ये इनसाइड सेल के अंदर प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंट्रासेलुलर फ्लूइड, लेकिन जो बाहर प्रेजेंट है सेल के दैट विल काउंट एज ए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और वो कौन कौन से हैं? दैट इज प्लाज्मा और वेसिकुलर फ्लूइड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। दीज आर टू टाइप्स ऑफ ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, it is the concentration of dissolved ion electrolytes in its compartment that give rise to the osmotic pressure that hold water in appropriate space. अब ये एक it is the concentration of dissolved, ये क्या होती है? एक कंसंट्रेशन होता है डिजोल्व आयंस का, जिनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, हर एक कंपार्टमेंट में, जो कि राइज करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को, और ऑस्मोटिक प्रेशर्स हेल्प करता है होल्ड करने को वाटर किसमें? एक एप्रोप्रिएट स्पेस में। तो इस तरीके से इस स्लाइड में मैंने कवर कर दिया है कितने टाइप के फ्लूइड्स हैं और बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द ICF और ECF, और यू कैन से कि व्हाट आर द मेजर ECF और ICF, उसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट स्लाइड में हम फर्दर इसके बारे में और पढ़ेंगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड ऑफ दिस लेक्चर, हियर इज द बेसिक डायग्राम दैट रिप्रेजेंट द ICF एंड ECF. So as you can see there is two cells, ये भी सेल है, ये भी सेल है. Here is a cell membrane, the outermost layer of this particular circle you can say, and अंदर जो है that represent nucleus. Nucleus और cell membrane के बीच में जो fluid available that is known as cytoplasm. Here is also a cell between both two, इन दोनों के बीच जो आप कह सकते हो fluid available है, that will count as a ECF, the part of ECF that will known as interstitial fluid. तो ये बीच में जो प्रेजेंट है दो सेल्स के बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो ये ECF का एक पार्ट है. ECF आप इसमें ECF में इसको काउंट कर सकते हो. यहाँ पे कैपिलरी है that will represent, that will contain WBCs and RBCs, white blood cell and red blood cells. और इसके जो अंदर है, जो अंदर जो फ्लूइड है, जो साइटोप्लाज्म हम कह रहे हैं, उसको हम बोलेंगे ICF यानी कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड. तो वी कैन से दिस इज अ बेसिक टाइप ऑफ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट द लोकेशंस ऑफ ECF एंड ICF एज वेल. अब आगे इसमें बात करते हैं. सोडियम एंड क्लोराइड आर द मेन आयंस ऑफ ECF स्पेस, वाइल पोटेशियम एंड फॉस्फेट आर दोज ऑफ इंट्रासेलुलर स्पेस. जो सोडियम एंड क्लोराइड है, सोडियम एंड क्लोराइड जो है वो मेन आयंस है किसके? ECF के. और वहीं पे पोटेशियम एंड फॉस्फेट जो है वो इंट्रासेलुलर स्पेस के मेन आयंस हैं. अब अदर ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंसेस इंक्लूड, अदर जो ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस है जो मेंटेन करके रखते हैं फ्लूइड की कंसंट्रेशन को या फ्लूइड के प्रेशर को, तो वो कंटेन क्या करते हैं? ग्लूकोज, यूरिया, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड नेचुरल फैट, ये वो चीज़ें कंटेन करते हैं अदर देन दीज आयंस दैट आर पोटेशियम, फॉस्फेट, सोडियम एंड क्लोराइड. दीज थ्री फ्लूइड कंपार्टमेंट, तीन फ्लूइड कंपार्टमेंट्स की हमने बात की है. यहाँ पे हमने तीन फ्लूइड कंपार्टमेंट की बात की है. दो जो है वो ECF के पार्ट है और फर्स्ट जो है ICF है. आगे क्या है? ये तीन फ्लूइड कंपार्टमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड करते हैं या फिर कंटेन करते हैं या अलग अलग होते हैं फ्रॉम ईच अदर.
किसकी हेल्प से, मेम्ब्रेन्स की हेल्प से, जो कि परमेबल होती है वाटर के लिए और सर्टेन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के लिए जो कि प्रेजेंट होते हैं बॉडी फ्लूइड्स में। ये 3 तरह के जो आप कह सकते हो फ्लूइड कंपार्टमेंट्स हैं, फ्लूइड हैं, वो अलग अलग सेपरेटेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन्स। और ये मेम्ब्रेन जो होती है परमेबल होती है वाटर के लिए और सर्टेन टाइप के लिए, कुछ टाइप के इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए ये क्या होती हैं, परमेबल होती हैं। लेकिन these membrane do not permit the transfer of certain molecules, लेकिन ये membranes भी कुछ टाइप के certain molecules को परमिट नहीं करती हैं क्रॉस करने के लिए, परमेबल होने के लिए, जैसे कि प्रोटीन्स है। और जिसका रिजल्ट ये होता है कि ये क्या हो जाती है, इस तरह के सब्सटेंसेस के लिए इम्परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती हैं। और कुछ सर्टेन आयंस के लिए, जैसे पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, इस तरह के सर्टेन आयंस के लिए सेलेक्टिवली परमेबिलिटी शो करती हैं। ये सेलेक्टिवली परमेबिलिटी हर एक के लिए परमेबल नहीं होती हैं, प्रोटीन्स के लिए इम्परमेबल होंगी, लेकिन कुछ आयंस हैं या आयंस का ग्रुप है उनके लिए सेलेक्टिव आयंस के लिए परमेबिलिटी शो करेंगी। तो इस तरीके से इनका इंट्रोडक्शन हो गया, बेसिक इंट्रोडक्शन ICF एंड ECF का। So this is it for today's video. Hope you like this video. If you do, then don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you very much. Thank you for watching this.